हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से मैंने 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बीच में से कहीं से भी मिस मत करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? आर्य अथवा वैदिक सभ्यता। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, और वैदिक काल की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से, जिसमें ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन भी है, और प्राचीन होने के साथ साथ ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वेदिक एक पूर्व वैदिक। तो एक है 1500 से 1000 तक जो है ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक, दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। वैदिक काल या वैदिक समय है 1500 से 500। तो ऋग्वेद इसको वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक 1500 से 1000 है, और उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। आगे है कि आर्यों के आगमन के विषय में विद्वानों में मतभेद है। आखिर आर्य आए कहाँ से? इस विषय में विद्वानों में क्या है? मतभेद है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। विक्टर नीत्ज ने आर्यों के आगमन की तिथि के समय 2500 ईसा निर्धारित किए। तो विक्टर रत्नीज ने आर्यों के आगमन की तिथि क्या निर्धारित की है? 2500 ईस्वी। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने इसकी तिथि क्या निर्धारित की है? 6000 ईसा पूर्व है। मैक्स मुल्लर के अनुसार इनके आगमन की तिथि है वो है 1500 ईसा पूर्व। तो सबके अलग अलग मत हैं। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में सर्वाधिक प्रमाणित मत वो है आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित यूरोसिया। तो मूल निवास के संदर्भ में सर्वाधिक प्रमाणित मत कौन सा है? आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित यूरोसिया। वर्तमान समय में मैक्स मुल्लर के मत को स्वीकार किया गया है। और वर्तमान में किस मत को स्वीकार किया गया है? मैक्स मुल्लर के मत को स्वीकार किया गया है। तो यह वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत। अब अपन इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में कौन सी प्रचलित प्रणाली थी? निरंकुश, गणतंत्र, प्रजातंत्र, वंश परंपरागत, राजतंत्र। तो कौन सी लोक शासन प्रणाली थी वैदिक युग में? तो वैदिक युग में थी वंश परंपरागत व राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द है वो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। तो ये किस में उल्लेखित है? छांदोग्य उपनिषद में।
अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? वृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में, केन उपनिषद में? तो ये होता है कंठोप उपनिषद में, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। केवल एक, ऋग्वेदीन कालीन आर्यों ने घोड़े को क्या बना लिया था? पालतू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचार्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास, इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। तो कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ये हुई ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम और वानप्रस्थ। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो इन शब्दों में कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? तीन एक है और एक इनमें से अलग है। तो जो कोश है वो इन तीन के वर्ग का नहीं है, जबकि कुल, वंश, गोत्र ये तीन है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। वैदिक युगीन सभा राज दरबार होता था। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो बताओ कि वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद थी। क्या थी? एक मंत्री परिषद। ऋग्वैदिक काल में निषक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो ऋग्वेद काल में जिस शब्द का प्रयोग, निषक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, उसी निषक शब्द का प्रयोग परवर्ती काल में किसके लिए हुआ? शस्त्र के लिए, कृषि औजार के लिए, लिपि के लिए या सिक्का के लिए? तो परवर्ती काल में निषक किसे कहा जाता था? तो परवर्ती काल में निषक नाम से सिक्का चलता था। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कौन सा था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। अगला क्वेश्चन है, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाए? तो इनमें से कौन से तीन वेद त्रयी कहलाते थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों मिलकर क्या कहलाए? त्रयी या वेद त्रयी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद।
तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। तो मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो यह श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो उसमें था गोधन। गाय को संपत्ति के रूप में काम में लिया जाता था, वस्तु के बदले गाय दी जाती थी। तो गोधन क्या था? संपत्ति का प्रमुख रूप। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो सूत्र शब्द का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो 10वें मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। शूलवसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूलवसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। तो यह है ज्यामिति से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अस्तु मा सद्गमे कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो अस्तु मा सद्गमे कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य भारत में बाहर से आए थे और ये सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? समा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। तो ये सबसे पहले बसे थे पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो गद्य पद्य दोनों में कौन सा वेद रचित है? वो है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है?
क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ये ऑप्शन सही होगा, इसलिए इन्हें अपौरुषिक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कपिल, अक्षपाद गौतम, उल्लूकनद, पतंजलि। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो है उल्लूकनद। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक तो यह है जैमिनी। कौन है? जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। वेदांत या उत्तर मीमांसा के तो यह है बादरायण। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है 9वां मंडल। 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दासराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो है 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूतर युग से, महाभारत युग से, रामायण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र काल में। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। अगला है, वैदिक मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अगला है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। इनमें से कोई नहीं। तो एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व किस लिए है? बोगाजगोई का महत्व किस लिए है? तो ये है बोगाजगोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवद गीता। तो ये मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। और जो यव शब्द प्रयोग हुआ वो है जौ के लिए। जौ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ था? यव। अगला क्वेश्चन है, सुम्मिलित कीजिए शिक्षा, ध्वनिशास्त्र,
कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द उत्पत्ति शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। तो इनमें आपको सही मिलान करना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। 1 2 3 4 छंद, छंद शास्त्र है, निरुक्त शब्द उत्पत्ति शास्त्र है, कल्पसूत्र एक कर्मकांड है, शिक्षा एक ध्वनि शास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? तो ये है दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं? दर्शन पर। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सूरा और पानसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में, जाबाल उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में। तो किस रचना में नारी को सूरा और पानसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में नारी को सूरा और पानसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो प्रारंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम है वो है सिंधु नदी। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकय के, पांचाल के, वैदेह के। तो अश्वपति किसके शासक थे? तो ये थे वैदेह के। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये होता है कंठोपनिषद में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुब्भा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो वैदिक नदी कुब्भा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, अफगानिस्तान में। कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि का प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो वो है सांख्य दर्शन। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लोहे धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण कहाँ की खुदाई से मिले हैं? तक्षशिला, अंतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो ये मिले हैं अंतरजी खेड़ा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद पर आधारित संकलन तो किसका है? सामवेद का। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद।
तो प्रस्थान त्रय में कौन शामिल नहीं है? तो भागवत प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है मीमांसा से। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित, संगीत कूट। तो इनको आपको सही सुमेलित करना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित। फिर है ऋग्वेद जो ईश्वर की महिमा से संबंधित है। फिर है यजुर्वेद जो बलिदान विधि से संबंधित है। फिर है सामवेद जो संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यज्ञ से संबंधित कौन सा है? यजुर्वेद। यह से यज्ञ और यह से यजुर्वेद, ऐसे आप मिला के भी याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है। निम्न वर्ण का पुरुष तथा उच्च वर्ण की नारी, उच्च वर्ण का पुरुष तथा उच्च वर्ण की ही नारी, और निम्न वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी। तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो इसमें होगा आपका ए ऑप्शन सही। उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ जो विवाह होता है उसे कहा जाता था अनुलोम विवाह है। और उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ जो विवाह होता है उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह है। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह है। जैसे ये है ना, उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण का पुरुष, इस विवाह को क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। तो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक विचारधारा है वो है सांख्य। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में।
तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को, सभी भाई बहनों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो बताऊं, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ हुई है? तो ये हुई है वैदिक युग में। ए ऑप्शन सही होगा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इनमें से कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृद भांड, जिसे पोटरी कहते हैं, आभूषण, बढ़ईगिरी या काष्ठकारिता, लुहार या लुहारगिरी। तो कौन सी दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यह है लुहार। लुहारगिरी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, प्रथम मंडल से 6ठे मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के इन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।